तो अब हम लोग देख रहे हैं कि दोस्तों मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ, यानी कि जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस होता है अर्थिंग सिस्टम में, उसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ होता है दोस्तों वो होता है अर्थिंग रेजिस्टेंस को कम करना, ताकि जो हमारी करंट हो, फॉल्ट करंट हो, वो आसानी से हमारी अर्थ की तरफ मूव हो जाए। तो इसके कुछ सारे मेथड्स हैं, उनको देखेंगे। पहला यहाँ पर पॉइंट ये बताया जा रहा है कि अगर अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर 1.5 से 2 मीटर तक स्थान की खुदाई करने से अर्थ रेजिस्टेंस का मान काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये बताया जा रहा है दोस्तों कि अगर हम लोग नमक और कच्चे कोयले की परत का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या भी रहता है, अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि एक्चुअली नमी वगैरह बनी रहती है, इस वजह से। इसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट्स आप देख रहे होंगे कि अगर अर्थ इलेक्ट्रोड जो होता है दोस्तों, अर्थ इलेक्ट्रोड का जो सतह का जो क्षेत्रफल बढ़ाने और गहराई बढ़ाने से अर्थ रेजिस्टेंस का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। पैरेलल में अर्थ इलेक्ट्रोड को जोड़ करके अर्थ रेजिस्टेंस को भी कम किया जा सकता है। जैसे सिंपल सा पता है कि अगर आप दो तारों को पैरेलल पे जोड़ देंगे तो उनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 15 दिनों में नमक का पानी, कॉपर सल्फेट आदि का प्रयोग करते रहना चाहिए। इससे क्या प्रॉपर नमी वगैरह बनी रहती है और हमारा अर्थ रेजिस्टेंस का मान दोस्तों कम हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इसमें अगला पॉइंट्स यहाँ पर ये बताया जा रहा है, अगली हेडिंग यहाँ पर ये है कि जो अर्थ किए जाने वाले पॉइंट हैं, यानी कि कौन कौन से पॉइंट किए जाते हैं, ठीक है ना, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है, ये सारा का सारा अब हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो हमारा अर्थ किए जाने वाले जो पॉइंट है, फिर अर्थिंग से जो आईएस जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड हो कौन सा है वो आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, आई रूल्स तो आ ही सकता है, इसके साथ साथ इंडियन स्टैंडर्ड कोड भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको याद रखना है कौन सा है, 3043-1966। ठीक है ना। अब इसमें ये बताया गया है कि आई रूल्स 1956 के अनुसार इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के वे मेन पॉइंट्स अनिवार्य रूप से ग्राउंड करना चाहिए। ठीक है ना। जैसे सिंपल इसमें यहाँ पर बताया गया है, एक तो कि घरेलू परिसर, ठीक है ना, आपका डोमेस्टिक जो वायरिंग होती है, औद्योगिक परिसर में, इलेक्ट्रिकल लाइनों में, पावर स्टेशन, सब स्टेशन, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, अर्थ होने चाहिए। तो जैसे आपका यहाँ पर एमसीक्यू ऐसे बन सकता है कि किन पॉइंटों को अर्थ करना जरूरी होता है, वो दे देगा घरेलू परिसर, औद्योगिक परिसर, इलेक्ट्रिकल परिसर, या फिर आलाप दीज, यानी कि ये सभी। तो दोस्तों आपको याद रखना, इसमें क्या आंसर होगा, आलाप दीज होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं रिलेटेड टू अर्थिंग, यानी कि अब देखिए उसमें क्या होता है कि मैंने प्रॉपर तो एक वीडियो मैंने अर्थिंग के लिए प्रॉपर तो बना ही दिया था। अब यहाँ पर जो आपके रूल्स होंगे वो चैप्टर वाइज होंगे कि किस चैप्टर में कौन कौन से आई रूल्स हैं, तो भी आपको यहाँ पर और आसानी रहेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, बस शॉर्ट में उनको समझाते हुए कोशिश करूँगा। अगर आपको भी आ रहा है कुछ डाउट, अगर आ रहा है तो आप चैट में टाइप करते रहिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स रिलेटेड टू अर्थिंग, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 32, रूल नंबर 32 के बारे में, तो अर्थ वायर तथा अर्थ से संबंधित न्यूट्रल वायर की पहचान तथा उसमें लगाए जाने वाले स्विच व कटआउट की पहचान वगैरह जो करी जाती है, ये हमारा दोस्तों होता है कौन सा, आई रूल्स 32 में। किस में होता है, आई रूल्स 32 में होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आई रूल्स 33 में, तो इसमें बताया जाता है कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर के परिसर में अर्थ टर्मिनल वगैरह होना चाहिए। तो ये भी हमारा किस में बताया गया, रूल नंबर 33 में। अगर हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 52 के बारे में, तो 52 में ये बताया गया कि हमारा मध्यम या उच्च या अति उच्च वोल्टेज इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि रूल नंबर जो 61 है, इसमें ये बताया गया कि अगर कहीं पर भी आपका 125 वोल्टेज यानी कि 125 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, अर्थिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखिए, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो अब हेडिंग आ रही है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। कोई डाउट हो तो पहले बात तो कोई डाउट नहीं हो, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ये जो कंटेंट्स तैयार किया है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, और ध्यानपूर्वक आप समझिए। ठीक है ना। तो हम लोग पहले बात करते हैं पाइप अर्थिंग की। तो एक्चुअली में पाइप और रॉड अलग अलग होता है। देखिए पाइप में क्या होता है, सिंपल सा पाइप तो जानते हैं, अंदर से खोखला होता है, रॉड मतलब हमारी कैसी होती है, सॉलिड होती है। तो बात करते हैं पाइप अर्थिंग की। तो दोस्तों ये क्या होता है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से एक कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है पहला, कि जो पाइप अर्थिंग होती है ये सबसे उत्तम विधि है, कम लागत है और अधिक उपयोगी है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि बताइए किस अर्थिंग में हमारी कॉस्ट सबसे कम होती है, पाइप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, या फिर हमारी कॉयल अर्थिंग। ये दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर पे आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर या फिर कोई किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है ना। अब हम लोग अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगले पॉइंट में दोस्तों क्या बताया गया, अगले पॉइंट्स में हमारा ये दोस्तों बताया जा रहा है कि पाइप 2.5 मीटर लंबा व 38 mm व्यास का गैल्वेनाइज्ड स्टील पर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए,
यहाँ पर सिंपल से बता दिया कैसे, एक तो 2.5 मीटर लंबा होना चाहिए और 38 व्यास का होना चाहिए, और किस मटेरियल का, गैल्वेनाइज्ड स्टील का, ठीक है ना। इसके बात करते हैं कहाँ पर, तो ये हमारा मोस्टली शुष्क ज़मीन जहाँ होती है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लंबाई 2.75 मीटर, गैल्वेनाइज्ड पाइप होता है जो 3.75 मीटर गहराई तक ढाला जा सकता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हमारा जो छिद्र का व्यास है वो 1 व छिद्रों के बीच की दूरी 15 तथा समकोण पर स्थित होते हैं। सिंपल सा ये समझिए कि जो हमारा पाइप अर्थिंग होती है उसमें क्या होते हैं, छेद वगैरह बने होते हैं सतह पर, और ये समकोण पर बने होते हैं। और कितनी, तो इन जो हमारी जो होल होते हैं पाइप में, जो होल होते हैं, इनका जो व्यास है वो 1 का होना चाहिए, और छिद्रों की जो बीच की दूरी है वो 15 की होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं नमक व कच्चे कोयले की जो 15 सेंटीमीटर मोटी परत का प्रयोग किया जाता है। ये देखो 15 सेंटीमीटर मोटी परत, ये जो नमक और कच्चे कोयले की है, ये लगभग हर एक में सेम ही रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम लोग पाइप के चारों ओर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक टंकी बना देते हैं, इस टंकी का संबंध 19 सेंटीमीटर व्यास की जीआई पाइप द्वारा अर्थिंग पाइप से कर दिया जाता है। सिंपल समझिए कि देखिए ऐसे नहीं गाड़ दिया जाता है कोई पाइप, उसके चारों तरफ हम लोग ऐसे टंकी वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में ये बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप पर अर्थ वायर जोड़ दिया जाता है। सिंपल सा समझिए, ठीक है ना। जैसे अर्थ आया, यहाँ पर पाइप है तो पाइप से जोड़ दिया गया, वही बताया कि अर्थ वायर जोड़ दिया जाता है, जिसे 12.7 के जीआई पाइप द्वारा आगे ले जाया जाता है, ठीक है ना। अब अर्थ वायर को मैकेनिकल लॉस से बचाने के लिए 12.7 व्यास के जीआई पाइप के अंदर स्थित अर्थ वायर को अर्थ की सतह से सामान्यतः 60 सेंटीमीटर नीचे ले जाया जाता है। इतना सिंपल से ये समझिए, जैसे क्या होता है कि अगर यहाँ पर हमारी कोई मशीन है, सपोज यहाँ पर, अब इससे ये हमारा अर्थ वायर आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर तो तुम्हारा कोई पाइप वगैरह लगा होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये अगर ये हमारा वायर, सिंपल से समझिए, ये जो हमारा वायर है, ये अगर नॉर्मल तरीके से ऐसे आ रहा है तो क्या होगा, अगर नॉर्मल तरीके से आएगा तो इसको डैमेज वगैरह हो सकता है। ये तो क्या करते हैं, हम इस पाइप को एक पाइप के थ्रू ले जाते हैं, ठीक है ना, एक पाइप के थ्रू ले जाते हैं। और ये जो पाइप है इसका व्यास दोस्तों कितना होता है, 12.7 होता है। कितना होता है, 12.7 होता है। और किस मटेरियल का बना होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का, यानी कि जीआई का बना होता है। और इसे हम लोग 60 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि पृथ्वी, जैसे अगर ये हमारी पृथ्वी की सतह है तो इसे हम लोग 60 सेंटीमीटर नीचे ले जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि दो जो पट्टी होती है बड़ी वाली उसके बराबर नीचे। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी सीआई ढक्कन युक्त टंकी में स्थित 19 व्यास के जीआई पाइप के मुंह पर एक जाली युक्त कीप फनल लगा दी, जिससे पाइप के अंदर आसानी से पार डाला जा सके। अब इतना सा सिंपल समझिए, जैसे कि अब थोड़ा सा मैं यहाँ शॉर्ट में बताऊँगा कि जैसे अगर ये हमारा कोई इक्विपमेंट्स है, यहाँ से हमारा ये अर्थिंग वायर आया। अब इस अर्थिंग वायर को क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, सिंपल से समझिए, इस अर्थिंग वायर को हम लोग एक पाइप के थ्रू लाते हैं। किसके थ्रू लाते हैं, पाइप के थ्रू लाते हैं। और ये जो पाइप होता है दोस्तों, ये कैसा होता है, ये पाइप हमारा 60 से, यानी कि एक किसके होता है, 60 सेंटीमीटर पृथ्वी के नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये डैमेज ना हो पाए। इसके बाद एक हमारी ये टंकी बनी होती है, ठीक है ना, उस टंकी में हमारा ये इलेक्ट्रोड होता है पाइप, और उस पर हमारे क्या बने होते हैं, छेद बने होते हैं। ये छेद हमारा 1 के होते हैं, व्यास के होते हैं, और समकोण पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं प्लेट अर्थिंग की। तो सारे मैं आशा करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं समझ में आए होंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर नोट मत करिएगा, बस आप सुनते रहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी थोड़ा सा रिवीजन या प्रैक्टिस होता है तो आप शॉर्ट में ऐसा रफली नोट करते हैं, क्योंकि आपको मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं प्लेट अर्थिंग की। तो दोस्तों प्लेट अर्थिंग जो होती है, तो जो हमारी प्लेट अर्थिंग होती है वो किन मटेरियल की हो सकती है, या तो हमारी कॉपर की होती है या फिर हमारी जीआई की होती है, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन की होती है। अगर दोस्तों हमारी कॉपर की है तो इसका हमारा कितने उसके, तो उसकी 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3.15 की अति मोटाई होती है। इसी तरीके से अगर हमारी जीआई की है तो 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और थोड़ी मोटी होती है जीआई की, यानी कि 6.30 होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि प्लेट को 2.5 मीटर नीचे ज़मीन में वर्टिकल रखकर कम से कम 15 सेंटीमीटर मोटी नमक और तथा कोयले की परत से क्या कर दिया जाता है, पाट दिया जाता है, यानी कि कवर कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर अब क्या चीज़ें याद रखनी है, आपको ये याद रखनी है कि इसे प्लेट हमारे कितने नीचे होते हैं ज़मीन के, तो दोस्तों वो होती है हमारी 2.5 मीटर, ठीक है ना। अब अगला यहाँ पर पॉइंट है कि देखिए यहाँ पर फिर जो हमारा अर्थिंग वायर है अब उसको लाएंगे तो उसको इस पाइप के अंदर लाएंगे, तो ये डाटा हमारा सेम ही रहता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग
वायर का क्या, तो कॉपर, कोई वायर किसी भी मटेरियल का हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है और जीआई का भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक गड्ढा प्रयोग करते हैं जिसमें 19 mm व्यास के एक जीआई पाइप द्वारा खुलता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी होती हैं प्लेट अर्थिंग में। तो आपको प्लेट अर्थिंग में दोस्तों याद क्या रखना है, एक तो किस मटेरियल का पाइप कितने नीचे होता है, कितनी जो हमारी यहाँ पर माप देख लीजिए, माप मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी हमारी डायमेंशन की हमारी प्लेटें यूज होती हैं। अब बात करते हैं कॉइल अर्थिंग की। तो दोस्तों ये कॉइल अर्थिंग होता है, ये प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर हम लोग कॉइल अर्थिंग की बात करें तो कॉइल अर्थिंग लकड़ी व पीसीसी पोल के लिए प्रयोग की जाती है। 8.5 स्क्वायर गेज जीआई वायर की 50 mm व्यास की होती है, ठीक है ना, जो कॉइल अर्थिंग होती है। अब इसमें 115 परतों में कॉइल लगभग 460 mm लंबाई की कॉइल को पोल से लगभग 3 मीटर दूरी पर 35 सेंटीमीटर व्यास के 1.5 मीटर गहरे गड्ढे में खड़ा करके 30 सेंटीमीटर कमसा नमक तथा कोयले की परतों के बीच गाड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर अब कुछ पॉइंट यहाँ पर याद रखने, ज़्यादा नहीं, बस आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है दोस्तों, वो यह याद रखना है कि हम किसके लिए कॉइल अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों वो करते हैं लकड़ी और पीसीसी पोल्स के लिए। कितना, जो वायर की मोटाई कितनी होती है, 8.5 स्क्वायर गेज की होती है और 50 mm व्यास की होती है। कॉइल की जो परतें होती हैं वो कितनी होती हैं दोस्तों, 115 होती हैं और लगभग कितनी लंबाई, तो 460 लंबाई कॉइल की, ठीक है ना। 3 मीटर दूरी पर 35 सेंटीमीटर व्यास के 1.5 मीटर गहरे गड्ढे में खड़ा करके 30 सेंटीमीटर क्रमशः नमक तथा कोयले की परतों के बीच गाड़ दिया जाता है। कॉइल के जीआई वायर को लगभग 60 सेंटीमीटर गहराई से ले जाते हुए पोल से कनेक्ट कर देते हैं। लाइन के डबल पोलों के भी एक ही इलेक्ट्रोड द्वारा अर्थिंग करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर देखिए, अगर क्या है कि अगर आपके पास डबल पोल है तो उनको आप एक ही अर्थिंग से ही कनेक्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है कि क्या अगर दो पोल हैं तो क्या उनकी अलग अलग कॉइल अर्थिंग करना जरूरी है, तो नहीं, एक ही पोल हम लोग कॉइल से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अर्थिंग ऑफ पावर प्लांट्स, ठीक है ना। अर्थिंग ऑफ पावर प्लांट्स यानी कि जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं फिर ग्रिड सब स्टेशन होते हैं, उनकी हम लोग किस प्रकार अर्थिंग करते हैं, वो किस में आते हैं। तो सिंपल से समझिए, जो हमारा अर्थिंग के लिए IES इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, ये आपको पता ही होगा कितना है दोस्तों। तो वो दोस्तों हमारा है कितना, 343 1966, ठीक है ना। आई रूल्स जो हमारे अर्थिंग से रिलेटेड हैं यहाँ पे पावर और ग्रिड सब स्टेशन से, कौन कौन से दोस्तों, एक तो हमारा 32, 51, 61, 62, 67, 69 और 88 और 90 का प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे हमारे हैं किसमें, हमारे पावर प्लांट और ग्रिड सब स्टेशन के अर्थिंग के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले पाइप अर्थिंग का जो प्रयोग है। तो दोस्तों जो हमारे अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा ग्रिड सब स्टेशन और पावर सब स्टेशन, उनके जो पार्ट्स हैं उनकी कैसे कैसे अर्थिंग की जाती है। अब वैसे देखो तो कुछ चीज़ें मैंने पीछे भी डिस्कस कर रखी है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग पार्ट के हिसाब से कौन किसकी कैसे अर्थिंग करनी है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं पाइप अर्थिंग का। तो दोस्तों पाइप अर्थिंग जो होती है किसके लिए प्रयोग होती है, तो ये पोल टावर के लिए प्रयोग होती है। संपूर्ण फिटिंग्स को ग्राउंड किया जाता है। लाइन के प्रति 3 अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाते हैं। अर्थ वायर तथा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर 8 स्क्वायर गेज जीआई तार का होना चाहिए। लकड़ी के पोल और पीसीसी पोल के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों वो हम लोग करते हैं कॉइल अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। सारे नियम कॉइल अर्थिंग के ही प्रयोग होते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड की स्थिति दोनों पोल के मध्य लाइन पर, परंतु प्रत्येक पोल से 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। यानी सिंपल से ये समझिए, 2 पोल हैं तो इनके बीच ऐसी जगह है कि दोनों से हमारी 3-3 मीटर की दूरी हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं सब स्टेशन के पोल्स की। तो इसके लिए हम लोग पाइप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। सब स्टेशन के जो पोल्स होते हैं 2.5 मीटर लंबा होता है और 40 मीटर व्यास का और 2.9 मीटर जीआई पाइप अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। गहराई दोस्तों आपको याद रखनी, गहराई कितनी होती है, तो दोस्तों वो होती है 2.5 मीटर। कितनी होती है, 2.5 मीटर तक होती है। इसके बाद स्विच गियर की बात करते हैं। तो स्विच गियर जो भी हमारे स्विच गियर यूज होते हैं सब स्टेशन में, उसके लिए हम लोग स्ट्रिप अर्थ वायर का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे 2.5 मीटर लंबा और 40 mm के व्यास का होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हो गए दोस्तों, ये मैंने सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि प्लेट अर्थिंग की क्या होती है, कॉइल अर्थिंग क्या होती है, पाइप अर्थिंग क्या होती है, रॉड अर्थिंग क्या होती है। तो दोस्तों आप यह बताइए कि रॉड अर्थिंग का दूसरा नाम क्या होता है, सभी लोग चैट में बताइएगा। देखो दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछता रहूँगा। अगर आप सच में सीरियस हैं तो कहीं ना कहीं आप जरूर आंसर देंगे। सभी दीजिए, सभी लोग आंसर देना है, सभी लोगों को, ठीक है ना। इससे कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो स्विच यार्ड वगैरह होते हैं। तो स्विच यार्ड क्या होता है, सभी लोग अच्छा ये चैट में लिखिए कि स्विच यार्ड क्या होता है, जान देखें कितने लोग को पता होगा। वैसे आएगा, मैं ये नहीं कहता कि हमारा स्विच यार्ड आएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अगर थोड़ा नॉलेज है तो प्लीज़ आप सभी टाइप करिएगा कि स्विच यार्ड क्या होता है। चैट में सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर के लिए हम लोग जीआई स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर और अन्य इकाइयों के लिए हम लोग 3x6 जीआई स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं।
यानी कि स्ट्रिप अर्थिंग का ही प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो 25x6 mm GI स्ट्रिप से 2 अलग अलग पॉइंट पर कनेक्ट कर मेन अर्थ वायर से जोड़ करके अर्थ किया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की, तो जनरेटिंग स्टेशन के में अधिकतम 100 mm स्क्वायर कॉपर तथा 100 mm का GI वायर प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर की जो सामान्य माप 14 स्क्वायर गेज कॉपर की तथा 4 mm एल्युमिनियम की होती है, ठीक है। अभी हमारा दोस्तों तीसरा चैप्टर आ गया है। दोस्तों अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है कि नहीं हाँ सच में रियली में हेल्पफुल है, तो प्लीज़ अगर अभी तक जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक सभी लोग कम से कम 5 लोगों को आप लोगों को शेयर करना है जो आके ज़रूर देखें। उनसे कहिए कि नहीं देख लीजिए, आपके पेपर हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर को भी अपने, अगर आप सेकेंड ईयर को कोई स्टूडेंट्स है तो वो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दें, क्योंकि अब यहाँ से आपके लिए जो भी है ये सेकेंड ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो चाहे फाइनल ईयर, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से चीज़ें आपको समझनी है बहुत ही अच्छे तरीके से, और ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपको जो डाटा है अब वो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं लेंदी और याद करने वाला आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाइटनिंग स्कीम, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने सिलेबस में मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि एक्चुअली में लाइटनिंग स्कीम होती क्या है। तो लाइटनिंग स्कीम क्या होती है दोस्तों, तो वो ये होती है कि हम लोग लाइटनिंग करते हैं नॉर्मल, जैसे नॉर्मल हम लोग घरों में क्या लाते हैं बल्ब लगाते थे, ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग कभी अच्छी तरीके से या फिर किसी इलेक्ट्रीशियन से या फिर आप किसी इंजीनियर से या फिर बड़ी बड़ी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती हैं, फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो वहाँ पर बहुत ही प्लानिंग के साथ की जाती है लाइटनिंग। नहीं तो इससे क्या, नहीं तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर क्या कॉस्ट वगैरह और टाइम वगैरह ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग लाइटनिंग स्कीम की। तो पहला हमारा यहाँ पर है बताया गया कि 2 तरह की लाइटनिंग स्कीम होती है, एक तो हमारी इंडोर होती है और एक आउटडोर होती है। तो जो इंडोर होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोर को हम लोग इंटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीरियर लाइटनिंग स्कीम बोलते हैं। इसके बाद आउटडोर के हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर लाइटनिंग स्कीम बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग इंडोर या लाइटनिंग स्कीम की। तो इसके बहुत सारे तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंडोर लाइटनिंग स्कीम की। तो इंडोर लाइटनिंग स्कीम कई सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे यहाँ पर एक तो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, सेमी डायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, जनरल लाइटनिंग, ठीक है ना। तो अब ये देखिए यहाँ से मैंने जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो थोड़ा सा आप पहचानने का देखिए दोस्तों। जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में होता है, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरीके का इसमें डायग्राम बनता है, यानी कि जो रिफ्लेक्टर यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे रिफ्लेक्टर के डिज़ाइंस हैं। इससे और भी चीज़ें पता चल जाती हैं, आपको याद करने का भी तरीका। तो इसमें क्या होता है कि 90% क्या होता है कि जो लाइट होती है वो वर्किंग प्लेस पर जाती है, ठीक है ना। और इसमें याद रखना दोस्तों कि अगर ये पूछा जाए कि टनलिंग इफेक्ट किस लाइटनिंग स्कीम में होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है वो होता है हमारा डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में। किस में होता है दोस्तों, डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में होता है। इसके बाद इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारी 40% जो लाइट होती है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी किस में जाती है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में क्या होता है कि इसमें जो लाइट होती है ये वर्किंग प्लेस पर कम जाती है। इसी तरह सेमी डायरेक्ट में क्या होता है, सेमी डायरेक्ट में दोस्तों 60% तो लाइट हमारे वर्किंग प्लेस पर जाती है और 40% इधर उधर चली जाती है। सेमी इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हमारी सेमी इनडायरेक्ट में हमारी इसमें से ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो लाइट का नहीं जा पाता है, कम पोर्शन ही लाइट का जा पाता है वर्किंग प्लेस पर। और जनरल लाइटनिंग स्कीम क्या होता है कि ऐसे नॉर्मल कहीं पर भी आप जैसे बल्ब लगा दिए, ये हमारा दोस्तों होता है जनरल लाइटनिंग स्कीम, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हमारे कई सारे लाइटनिंग स्कीम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर बात करते हैं कि जो आउटडोर एक स्कीम होती है, इस तो आउटडोर जो इस आउटडोर का मतलब होता है हम लोग बाहर, यानी कि घर के बाहर जो लाइटनिंग लगाते हैं उसके, तो वो देखिए 2 तरीके से होता है। एक तो दोस्तों हमारा होता है फ्लड लाइटनिंग स्कीम। फ्लड लाइटनिंग का मतलब, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है ना, हिंदी में तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो मतलब ऐसी जहाँ पर बहुत एक्सेस अमाउंट में लाइट की आवश्यकता होती है। और एक होती है हमारी पब्लिक या फिर पब्लिक हाईवे लाइटनिंग स्कीम, ठीक है ना, इतना समझिए। अब जो फ्लड लाइटनिंग होती है उसमें क्या होता है दोस्तों कि फ्लड लाइटनिंग में मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेडियम वगैरह में, तो वहाँ पर बहुत तेज़ रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। कोई हमारा प्लेग्राउंड हो गया वहाँ पर, तो वहाँ पर अब ये भी कई प्रकार की हो सकती है वो फ्लड लाइटनिंग में। तो अगर हमारा कहीं पर ऐसी है जहाँ पर जैसे कहीं मोदी जी आ रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा बड़े स्टेडियम वगैरह में लाइट, तो वहाँ पर लेकिन वहाँ पर जो लाइट है वो डेकोरेटिव टाइप में लगाई जाएगी। फिर आप यहाँ पर देखिए जैसे आप चाइना वगैरह की जो एडवर्टाइज देखते हैं वहाँ पर देखिए शहरों पे या फिर मुंबई वगैरह शहरों कलकत्ता वगैरह पे देखेंगे, तो वहाँ पर बिल्डिंगों में भी लाइटें बहुत तेज़ लगी होती हैं। तो वो एडवर्टाइजिंग होती तो बाहर ही है ना, ठीक है ना, एक्सटीरियर होती हैं। इसके बाद डोमेस्टिक में भी होते हैं, जैसे आप नहीं देखते
कि सजावट वगैरह के लिए। इंडस्ट्रियल इसी तरीके का होता है, कॉमर्शियल होता है, व्यावसायिक। रोड लाइट उसमें पब्लिक हाईवे की जैसे आप रोड के किनारे देखते होंगे, नेशनल हाईवे उनके साइड में लगी होती है। आपके गली मोहल्ले स्ट्रीट लाइटनिंग होती है, मार्केट आप जाते हैं वहाँ पर लाइटनिंग अलग लगी होती है, ठीक है ना। इसके बाद 4 वेज रेलवे वगैरह में भी देखे होंगे। तो ये सारी की सारी इस तरीके की लाइटनिंग स्कीम आती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल लाइटनिंग स्कीम की। तो ये चीज़ें देखिए, अब यहाँ पर ऐसे आ सकता है कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताइए कि जो हमारे आइडियल लाइटनिंग स्कीम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन मतलब पहले दे दी गई सफिशिएंट लाइट, यूनिफॉर्म लाइट, शैडोलेस लाइट, फिर दे देगा ऑल ऑफ दिस। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो पहला आपको यहाँ पर पॉइंट है कि जो हमारी आइडियल लाइटनिंग स्कीम होती है दोस्तों, तो उस पर प्रॉपर यानी कि सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। यूनिफॉर्म होनी चाहिए, नहीं कि बराबर मात्रा में वितरित होनी चाहिए। शैडो लाइट, शैडोलेस का मतलब होना चाहिए कि उससे कोई छाया वगैरह ना बने। ग्लेयर का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट में ना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी तेज ना हो जो आंखों को चुभन वगैरह हो। चार्मिंग, यानी चार्मिंग होनी चाहिए, आकर्षण होनी चाहिए, आकर्षित मतलब ऐसी देखने में अच्छी लगे। इकोनॉमिकल होनी चाहिए, मतलब कि उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे लग रहे हैं, तो एक वैसे भी होने चाहिए, यानी कि आपके ज़्यादा जेब ढीली ना करें। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो डायरेक्ट जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, यानी कि जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें डायरेक्ट ऐसे ही पॉइंट्स यहाँ पर आए हुए, और इसी तरीके के आपके पॉइंट्स जो हैं ये आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रखते हैं। तो यहाँ पर पहला बताया गया कि प्रदीप्त का मान लाइट सोर्स के आरोपण ऊंचाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल सा इसका मतलब दोस्तों ये है, यहाँ पर आप ये देखिए, इसमें ये बताया गया कि जो प्रदीप्त का मान है यानी कि इल्यूमिनेशन जो निकल रहा है, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/h²। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर आप चीज़ें, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इल्यूमिनेशन के लेवल कैसा कम होगा। सिंपल सा तो यही हुआ कि जितनी ज़्यादा आप ऊंचाई पर लाइट को लगाएंगे उतनी आपको रोशनी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आप ग्राउंड लेवल पे ही लगा दें। तो आरोपण की ऊंचाई, यानी कि सिंपल सा जो फिटिंग की है, लाइट को फिट करने की है, एक मिनिमम ऊंचाई भी होती है कि इतनी ऊंचाई से भी आपको ऐसा नहीं कि कम नहीं रखना है। तो यहाँ पर वो बताया कि आरोपण ऊंचाई 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा यहाँ पर बताया गया कि यानी कि जो हम लोग लाइटनिंग वगैरह लगाते हैं उसकी जो ऊंचाई है वो 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर बात करता है कि जो प्रदीप्त का मान है इल्यूमिनेशन, वो सोर्स की संख्या और कैंडल पावर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जितना सिंपल समझिए, जितनी ज़्यादा आपके सोर्सों की संख्या, यानी कि जितने ज़्यादा बल्ब होंगे उतनी ज़्यादा तो लाइट मिलेगी, और उनकी जितनी ज़्यादा कैंडल पावर, यानी कि जितनी ज़्यादा वो लाइट निकाल सकते उतनी ज़्यादा और आपको इल्यूमिनेशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये बताया गया कि जो स्पेस हाइट रेशियो का मान होता है वो एकांक से कम ना हो तथा दोगुने से भी ज़्यादा ना हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। बहुत यहाँ पर आप स्पेस हाइट रेशियो क्या, तो वो भी मैं यहीं आपको समझा दूंगा। तो स्पेस हाइट रेशियो इतना समझिए कि इसका मान एकांक से कैसा होता है, कम ना हो, यानी कि 1 से ज़्यादा और हमेशा 2 से कम, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या है कि 2 से हमेशा कैसा रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए, लेकिन 1 से कैसा रहनी चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इसी के बीच में हमारा एच का मान होता है। अब ये स्पेस हाइट रेशियो होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे ये 2 बल्ब लगे हुए हैं, सिंपल समझिए ये 2 बल्ब हमारे लगे हुए हैं, तो इनके जो ये आप स्पेस देख रहे हैं, तो ये मतलब बीच की जो दूरी, इसे बोलते हैं स्पेस, और ग्राउंड लेवल से इन बल्ब की कितनी ऊंचाई है, इसे हम लोग बोलते हैं हाइट, ठीक है। तो इसी का जो दोनों का जो अनुपात होता है इसे बोलते हैं स्पेस हाइट रेशियो, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब बात करते हैं छाया रहित लाइट के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो हमेशा याद रखना, छाया रहित यानी कि शैडोलेस लाइट का के लिए हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो रंग होता है वो सुहावना भी होता है, नहीं देखने में अच्छा लगता है। इनकैंडिसेंट लैंप की बात करते हैं, इनकैंडिसेंट लैंप की अपेक्षा प्रदीप्त नलिकाओं के प्रकाश में ग्लेयर अधिकतम होता है। अब इसमें याद रखना है कि भाई अच्छी ज़्यादा वो आ रही, तो इसमें क्या होता है, ग्लेयर वगैरह भी अधिकतम होता है। इसके बाद क्या करते हैं कि अगर हमें क्या करना चाहिए कि अगर आप ग्लेयर को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि हाई वाट का क्या करना पड़ेगा आपको, सॉरी लो वाट का बल्ब प्रयोग करके आपको उसे ज़्यादा ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई पर लगाना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं लाइटनिंग की रनिंग और ऑपरेटिंग कास्ट कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लाइटनिंग स्कीम के। अब बात करते हैं कि जो हमारा लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। तो देखिए क्या होता है कि दोस्तों जब किसी बल्ब से लाइट निकलती है तो सारी की सारी जो लाइट होती है वो क्या होती है कि ऐसे नहीं वो हो जाती है, सारी की सारी लाइट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विसरण होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, विसरण, ठीक है ना। तो ये वो क्या होती है कि पूरी की पूरी लाइट जितनी हमारी निकलती है उतनी आपकी वर्किंग प्लेस पर नहीं पहुंच पाती है।
तो तभी हम लोग आप लोग देखते होंगे कि जो स्टडी जो हमारा टेबल लैंप होता है, स्टडी लैंप होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हमारा जो मेथड होता है वो सिंपल सा मेथड ये होता है कि हमारी पूरी लाइट कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस पर आए, ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स फॉर डिजाइनिंग लाइटनिंग स्कीम। अब दोस्तों अगर हम कहीं पर भी लाइटनिंग स्कीम यानी कि लाइटनिंग लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है इल्यूमिनेशन लेवल का, ठीक है ना। क्या होता है पहला पहला दोस्तों लेवल होता है हमारा इल्यूमिनेशन लेवल का। अब इस इल्यूमिनेशन लेवल में हमें क्या क्या चीज़ें याद में रखनी पड़ती हैं। तो पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं इल्यूमिनेशन लेवल में हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा। पहला तो हमें याद रखना पड़ता है क्वांटिटी ऑफ लाइट की, किसकी, क्वांटिटी ऑफ लाइट की। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, यानी कि जिस जैसे कोई अगर आप किताब को पढ़ रहे हो तो आपकी और आपकी किताब की दूरी की कितनी की बीच की दूरी है, तो ये भी याद रखना पड़ता है। कंडीशन ऑफ मूवमेंट, यानी कि ऐसा तो नहीं कि आप किसी उसमें आप ऐसी चीज़ें राउंड घूम कोई चीज़ घूम रही हो और उस पर बैठे हो, तो ये भी चीज़ें आपको। ड्यूरेशन ऑफ विजन, यानी कि आप कैसे देख रहे हैं, यानी कि लगातार देख रहे हैं या रुक रुक कर देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, देखनी पड़ती है। इसके बाद ये भी देखना पड़ता है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना छोटा है या फिर बड़ा है। तो ये जब भी हम लोग इल्यूमिनेशन लेवल को जब इल्यूमिनेशन को जो डिसाइड करते हैं, लेवल डिसाइड करते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें हम लोग क्वालिटी वगैरह देख के डिसाइड करते हैं। इसके बाद ये भी देखते हैं कि जो हमारा इल्यूमिनेशन हो वो यूनिफॉर्मिटी हो, यानी कि एक समान वितरित हो। इसके बाद कलर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का हमारा कलर देखा होगा कि क्या होता है, जैसे ब्लू कलर की लाइट नहीं होती, कूल लाइट नहीं होती, तो हमें लाइट का जो कलर है वो भी डिसाइड करते हैं। इसके बाद शैडो कैसा होगा वो भी, ग्लेयर कैसा होना चाहिए ये भी। अब ग्लेयर में क्या होता है कि ग्लेयर एक तरह से एक्सेसिव हमारी इल्यूमिनेशन यानी कि ऐसी लाइट होती है जो हमारे आंखों को हार्मफुल होती है, यानी कि अनकंफर्टेबल फील कराती है, उसे हम लोग ग्लेयर बोलते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक तो हमारा डायरेक्ट ग्लेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अनरिफ्लेक्टेड, और एक होता है इनडायरेक्ट ग्लेयर जिसे हम लोग रिफ्लेक्टेड ग्लेयर बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं माउंटिंग ऑफ हाइट ऑफ ल्यूमिनरीज, यानी कि इसी में ये पॉइंट है हमारा कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर हाइट पर जो बल्ब है उसको माउंट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। माउंट का मतलब होता है लगाना। स्पेसिंग ऑफ लाइट लैंप, यानी कि दो बीच लैंप की दूरी क्या है। स्पेस हाइट रेशियो, ये सारे के सारे दोस्तों हम लोग पॉइंट्स क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं जब लोग हम कोई भी लाइटनिंग स्कीम को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये भी कि हो गया कि कलर ऑफ सराउंडिंग वॉल, यानी कि चारों तरफ की जो हमारी दीवारें हैं वो भी किस कलर की हैं। फिजिकल कंडीशन वहाँ की कैसी है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट, यानी कि कैसा कितना पैसा दिया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करें, यानी कि देखते हैं किसी भी लाइटनिंग स्कीम को डिज़ाइन करने में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन मेथड ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि इल्यूमिनेशन को आप कैसे निकालते हैं, किन के थ्रू निकालते हैं। तो देखिए इसमें दो मेथड होते हैं, तो ऐसे भी आ सकता है कि इल्यूमिनेशन जो लेवल होता है उनको किन मेथड के थ्रू निकाला जाता है। तो पहले कितनी या फिर कितने मेथड होते हैं, तो दो मेथड होते हैं। पहला तो दोस्तों होता है वॉट पर स्क्वायर मेथड, जिसे हम लोग वॉट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉट मेथड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर मेथड बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म हो सकता है, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि वॉट मेथड का दूसरा नाम क्या है, तो वॉट पर स्क्वायर मेथड। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि वॉट पर स्क्वायर मेथड का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पावर मेथड। तो ये सारे के सारे इस तरीके से हिंदी में से अनुमानित आकलन विधि भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पर एक विधि है कि कुल आवश्यक वोल्टेज, लैंपों की संख्या प्रति लैंप, वो हमारा वोल्टेज कितना है। या फिर कार्यालय तल का क्षेत्रफल इनमें प्रति वर्ग मीटर वोल्टेज, ठीक है। WT बराबर NW1 इक्वल टू A इंटू WA, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे और इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं ल्यूमन पर स्क्वायर मेथड की, मीटर मेथड की। यह ल्यूमन विद, जैसे हम लोग लाइट पावर विद या फिर ज्योति फ्लक्स विद भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे हम लोग जो हमारे इल्यूमिनेशन निकाला है उसी को मापने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। बस आपको याद रखना है कि हाँ, अगर सबसे पूछ दिया जाए कि ल्यूमन यानी कि जो हमारा इल्यूमिनेशन उसको नापने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, ये कोई एक विधि का नाम बता दो। या फिर ऐसे पूछा सकता है कि ल्यूमन विधि एक्चुअली में क्या है, कहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तब आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ई पर, यानी कि कार्यतल पर एवरेज हमारा इल्यूमिनेशन कितना पहुँचा, इसका फार्मूला होता है कार्यतल पर कुल फ्लक्स बटे कार्यतल का कुल क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसे ये हमारा फार्मूला भी होता है। तो इस फार्मूले को तो देखो इंपॉर्टेंट तो है ही, याद रखना है N5/A या फिर NW1, ठीक है, η1/A। तो ये दोनों ही आपको फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग एक तीसरा मेथड होता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ मेथड, ठीक है ना। इसे हम लोग वर्ग नियम फिर पॉइंट टू पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक व्यवहारिक, इससे हम लोग व्यवहारिक विधि, ये एक तरह से व्यवहारिक विधि है। किसी बिंदु पर अगर हमें इल्यूमिनेशन ज्ञात करना है तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है वो होता है E बराबर I/d² इंटू cos फाई, या फिर इससे हम लोग बोलते हैं CP/d² इंटू cos फाई, ठीक है ना। ये दोनों ही पॉइंट्स कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम की। तो दोस्तों यहाँ पर हम वहाँ पर जैसे कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, फिर कोई हॉल वगैरह हो गया,
कितनी इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होती है, कितनी पावर डेंसिटी की आवश्यकता होती है, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं। जैसे वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है, यानी कि मीटिंग वगैरह जिस जो रूम होता है, वहाँ पर पावर डेंसिटी कितनी होती है, 1.8 वाट पर फीट स्क्वायर होती है, ठीक है ना। इसमें जो हमारी लाइटनिंग होती है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट पेडेंट होती है। लाइटनिंग जो लाइट का जो लेवल होता है वो 50 FC होता है। CF 40 T5S लैम्प का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग जिम्नेजियम यानी कि जिम वगैरह की बात करें तो वहाँ पर पावर डेंसिटी थोड़ी सी कम आवश्यकता पड़ जाती है, 1.3 वाट पर फीट स्क्वायर। यहाँ पर हाई बे HID का प्रयोग किया जाता है। जो इल्यूमिनेशन के लेवल का होता है वो दोस्तों कितना होता है, वो दोस्तों हमारा होता है 50 FC। कितना होता है दोस्तों, 50 FC होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 400 वाट मेटल हेड लैम्प स्विचिंग, एक 3 वे स्विच प्रयोग करके मेन द्वार पर कंट्रोलिंग की जाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर चौथा, देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हमारा चौथा, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलते हैं चौथे चैप्टर की तरफ, एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों वो लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चाहे वो हमारा सेकेंड ईयर का हो, चाहे वो फाइनल ईयर का हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर दोस्तों, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह पे दे रखी है, डिस्क्रिप्शन पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको ये इसकी PDF मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग की। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट EDD जो सेकेंड है पूरी कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। पूरी कंप्लीट होगी, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स टाइप पे है। बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो एक्चुअली में जो वायरिंग होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो होता है किसी विशेष स्थान पर स्थापित इलेक्ट्रिकल वायरिंग या फिर फिटिंग, ठीक है ना। नॉर्मल है, देखो ये कुछ कुछ जैसे डेफिनेशन कभी कभी आ भी जाती है, कभी कभी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंट्रो तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। बात करते हैं सभी प्रकार के जो हमारे आवासीय, औद्योगिक, सार्वजनिक भवन के लिए किया जाने वाला इलेक्ट्रिक सिस्टम को जो इंस्टॉलेशन है, जिसके अंतर्गत लाइट, फैन, एग्जॉस्ट फैन, हीटर, कूलर, आवश्यक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स जो भी होती हैं हमारे प्रस्तुत करने हेतु इंटरनल इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल वायरिंग बोलते हैं। सिंपल सा समझिए कि जब भी कोई हमारे औद्योगिक हो, चाहे वो कोई रेजिडेंशियल हो, चाहे कॉमर्शियल, किसी भी तरीके का हो, तो वहाँ पर हम लोग जो प्रॉपर लाइट, फैन, हीटर, एग्जॉस्ट फैन जो भी है सारे के सारे, उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनल इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल वायरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब इंटरनल वायरिंग से संबंधित कुछ नियम हैं। तो जैसे यहाँ पर अर्थिंग के लिए हमारा 3043 IS कोड था 1966। उसी तरीके से दोस्तों आप ये भी देखो, आई रूल के साथ साथ मैं अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, आई रूल के साथ साथ आपको IS कोड भी याद में रखने हैं, अभी और फ्यूचर दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड 4648 1968। इसके अनुसार क्या बताया गया कि इसमें व अन्य सामान्य वायर इंस्टॉलेशन नियमों के अनुसार भवनों में वायरिंग के समय निम्न नियमों का पालन किया जाता है। यानी कि इसमें से वायरिंग के जो कुछ नियम यहाँ पर बताए गए हैं। कैसा, पहला यहाँ पर यह बताया गया कि जो एनर्जी मीटर है कम से कम उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 1.5 मीटर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए। देखिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी भी कह रहा हूँ। अगर आप शॉर्ट रफली टाइप का अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप रफली एक पेज लीजिए, उसी में ऐसे रफली लिख दीजिए 1.5 मीटर एनर्जी मीटर ऊंचाई। बाकी इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, डोंट वरी। आप क्लास को अच्छी तरीके से फोकस से कंसंट्रेट होकर कुछ देर देख लीजिए, आपको ये फ़ायदा देगा। बात करते हैं एनर्जी मीटर के तुरंत बाद हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, तो दोस्तों इसके बाद हमें लिंक स्विच या फिर फ्यूज यूनिट लगी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की, तो ये हमारे कितनी ऊंचाई पर होता है, तो दोस्तों ये भी हमारा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होता है। दूर स्थित भवनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लाइट, फैन व सर्किट में लाइट पॉइंट फैन व 5 एम्पीयर के सॉकेट आदि कुल मिलाकर 10 पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है पॉइंट, कोई भी किसी भी एग्जाम का आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जरूर आया है, एक नहीं कई साल रिपीट होकर आया। याद रखना है आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पर कि जो हमारे लाइट फैन सर्किट होते हैं कितने एम्पियर के सर्किट होते हैं, 5 एम्पियर के, और कितने पॉइंट होते हैं, तो 10 पॉइंट होते हैं, मैक्सिमम 10 पॉइंट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और लोड कितना होता है दोस्तों, वो आपको याद रखना है 800 वाट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं पावर सर्किट की। तो पावर सर्किट में क्या होता है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही इसका जो सर्किट है ये 15 एम्पियर का कैपेसिटी का हो सकता है, और इसमें 2 से अधिक सॉकेट नहीं होने चाहिए। अब याद रखना यहाँ पर कितने, 2 से अधिक,
पावर सर्किट में 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, और लाइट फैन सर्किट में 10 से अधिक पॉइंट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स दोस्तों याद रखने हैं, ठीक है ना। अगर आप चैट में लिख पाएँ तो लिख दीजिए, ताकि और भी लोग सुन लेंगे, ठीक है ना, देख लेंगे। बात करते हैं जो हमारी जब वायरिंग होती है दोस्तों, तो उनके बीच क्या होता है कि जो गुल्लियों के बीच की दूरी वो 30 से 45 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। अगर हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल जा रही है, क्षैतिज जा रही है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 3.5 मीटर होगी ग्राउंड से। लाइन वायरों को पोर्सिलेन पाइप या फिर कंड्यूट पाइप के द्वारा ले जाया जाता है। लाइट फैन के लिए हम लोग 1.5 मीटर स्क्वायर एवं पावर सर्किट के लिए 2.5 मीटर कंडक्टर वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें, यानी कि अगर ये पूछ दिया जाए आपसे कि हम लोग लाइट फैन सर्किट के लिए कितने मोटे तार का प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों उसकी जो मोटाई 1.5 मीटर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, पावर सर्किट के लिए 2.5 मीटर से। अब ये और भी डिपेंड करता है कि आपका एल्यूमिनियम का है कि कॉपर का है, लेकिन हाँ एटलीस्ट चाहे एल्यूमिनियम का कॉपर, लेकिन इससे तो कम हो ही नहीं सकता, ठीक है। बात करते हैं वायरिंग की जो क्लिप्स होती हैं उनकी हॉरिजॉन्टल रन में दोस्तों दूरी कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों हमारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और वर्टिकल रन में कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 15 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है। बहुत आता है ये क्वेश्चन दोस्तों, और आए भी हैं इस तरीके के, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, इस तरीके के आपके क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है। बात करते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर कि लाइट एंड फैन की जो होती है फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, तो दोस्तों यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा थोड़ी बातें, कि लाइट फैन की जो फर्श से ऊंचाई होती है वो 2.5 मीटर होती है। ये कब होती है? जब आपकी जो छत है वो, यानी कि जो छत है, सीलिंग है, वो 3 मीटर, यानी कि जो कमरा है उसकी ऊंचाई 3 मीटर से ज़्यादा नहीं है, तब आप 2.5 मीटर पर लगाएंगे लैंप हो चाहे हमारा फ़ैन हो। लेकिन अगर हमारा हॉल कोई ऐसा है कि जिसकी ऊंचाई आपकी कितनी हो, 5 मीटर, तब आप कितनी ऊंचाई, तो तब क्या आप 2.5 मीटर पर लगाएंगे? नहीं, तब ऐसा होता है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग सीलिंग से देखते हैं, यानी कि छत से देखते हैं, छत से 0.5 मीटर नीचे लगाते हैं बस, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्विच वगैरह को, तो स्विच वगैरह को 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं। बड़े हॉल व सीढ़ियों पर डबल वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमेशा याद रखना दोस्तों, कि जो बड़े हॉल और सीढ़ियाँ होती हैं इन पर डबल वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। स्विच बोर्ड फर्श से कितनी ऊंचाई पर होता है दोस्तों? तो वो हमारा होता है 1.25 मीटर की ऊंचाई पर होता है। सॉकेट सदैव स्विच वायर द्वारा कंट्रोल होते हैं। सॉकेट की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखो 2.25 सेंटीमीटर या फिर 1.3 मीटर। अब क्यों होता है, देखिए दोस्तों क्या होता है, आपने देखा होगा आपके हॉस्टल वगैरह फिर घरों पे क्या होता है, एक तो स्विच हमारा थोड़ा सा बहुत ही ग्राउंड के पास लगा होता है, तो कितना 1.5 मीटर, और फिर इतनी ऊंचाई पर कि वहाँ पर कोई बच्चा ना पहुँच सके 1.3 मीटर पर। दोनों ही आंसर सही है। बात करते हैं बाथरूम में, तो दोस्तों बाथरूम में भी हमारा 1.3 मीटर की ऊंचाई पर स्विच लगा होना चाहिए, ठीक है। और वो वहाँ पर जो बाथरूम में जो सॉकेट वगैरह दोस्तों लगा होगा वो कैसा होना चाहिए, तो वो वेदर प्रूफ होना चाहिए, यानी कि उस पर वेदर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कंड्यूट वायरिंग में 16 mm से कम माप की कंड्यूट प्रयोग नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हमारा कंड्यूट वायरिंग होती है इसमें से हमारा 16 mm से कम माप की कंड्यूट प्रयोग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग उपयोगिता फैक्टर की, ठीक है ना। यूटिलाइजेशन जो हमारा फैक्टर होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब इतना समझिए कि जो हम जितनी हमारी लाइट निकल रही है किसी सोर्स से और कितनी हमारी, तो दोस्तों यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब इतना समझिए, जैसे कहीं किसी बल्ब से जो लाइट निकल रही, लाइट निकलने के बाद वो कितनी आपके जहाँ जैसे आप कोई पढ़ रहे हैं किताब, तो उस पर कितनी आ रही, तो इसी का जो अनुपात होता है ये होता है हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता गुणांक। क्या बोलते हैं दोस्तों? उपयोगिता गुणांक बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा आप ये चीज़ें समझ के रखिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हम लोग जो उपयोगिता या डायरेक्ट एलिमिनेशन के लिए इसका मान जो होता है वो 0.4 से 0.6 के बीच में होता है, और इनडायरेक्ट के लिए 0.1 से 0.3 के बीच में होता है। डिप्रिसिएशन फैक्टर का मतलब ये होता है कि वास्तविक प्रदीपन अपन पूर्णतः स्वच्छ दशा में प्रदीपन। अब ये समझिए क्या होता है कि जैसे आपके घरों पे जो लाइट वगैरह लगी होती है उस पर धूल वगैरह जम जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जितनी लाइट उससे वो निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती है थोड़ा सा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर, यानी कि थोड़ा सा क्या हो गया उस पर घटाव हो गया, ठीक है ना। इसी को हम लोग मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें यह बताया कि अगर हम नियमित रूप से साफ़ सफाई करेंगे तो ये डिप्रिसिएशन फैक्टर जो है इसका मान क्या है 0.778 होता है, और अगर अनियमित रूप से सफाई करेंगे तो 0.667 होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने। इसमें बताया गया अगला यहाँ पर अगला फॉर्मूला है कुल आवश्यक ज्योति कितनी होती है, तो फाई का अगर मान निकालना है तो E/P ईटा होती है, ठीक है ना, और इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। लाइट सोर्स की अगर संख्या निकालनी है तो कुल आवश्यक लाइट बटे कुल निर्गत लाइट, ये सिंपल सा होता है फार्मूला। अब बात करते हैं कुल कनेक्टेड लोड ही परिसर की अधिकतम डिमांड होती है, हमेशा याद रखना आपको, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर फार्मूले आते हैं मोस्टली, बहुत ही अच्छे फार्मूले हैं कि हमेशा याद रखना कि जो मैक्सिमम डिमांड किसे कहते हैं, तो आपके घर पे सपोज आपके घर पे आपके क्या है
दोस्तों मतलब कनेक्टेड लोड का मतलब ये होता है, मैक्सिमम डिमांड का मतलब ये होता है कि जैसे आपके यहाँ पर आपके घर पे 100 वाट के, सपोज आपके यहाँ 5 बल्ब लगे, तो टोटल अपने जितने बल्ब लगे उतने ही मैक्सिमम हो गया ना। लेकिन आपको ये तो होगा नहीं कि हमेशा पाँचों बल्ब जलते होंगे, कभी 4, कभी 2, कभी 3, तो ये होता है। तो एवरेज डिमांड यही होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितने बल्ब जल रहे होते हैं, तो हो सकता है कभी 3, कभी 2, तो वो हमारा एवरेज होता है। और मैक्सिमम ये होता है कि जितना कनेक्टेड लोड होता है, ठीक है ना। अब डिमांड फैक्टर क्या होता है, तो डिमांड फैक्टर इसी से फॉर्मूला बन जाता है कि एवरेज लोड अपन मैक्सिमम लोड, या फिर जितना जितना आपका कनेक्टेड लोड होता है। तो हमेशा याद रखना कि एवरेज क्या जो होता है, एवरेज हमेशा कम ही होगा, हमेशा तो पूरे 5 के पास जलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमेशा याद रखना जो डिमांड फैक्टर होता है वो हमेशा 1 से कैसा होता है, कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस तरीके का पॉइंट्स आ सकता है कि डिमांड फैक्टर का, ये तो आप ये हो सकता है कि फार्मूला आ जाए, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि इसका मान कितना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अगले की। एक हमारा विचलन फैक्टर होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें ये बताएगी कुल अधिकतम इलेक्ट्रिक डिमांड कितनी होती है और कार्यरत अधिकतम डिमांड कितनी है। ये हमारा विचलन डाइवर्सिटी फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ये होता है। अब बात करते हैं सर्किट का जो निर्धारण होता है वो किसके अनुसार होता है, तो इसके लिए जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है वो होता है 4648 1968 के अनुसार। अब इसमें क्या बताएगी, इसमें ये बताएगी कि अगर हमारी कोई सिंगल फेज की सर्किट है तो उसके हम लोग DPIC फ्यूज स्विच यानी कि डाइपोल, ठीक है ना। अब अगर हमारा 3 फेज 3 वायर है सर्किट है तो ट्राइपोल यानी कि TPIC स्विच, और अगर हमारा 3 फेज 4 वायर सर्किट है तो TPNIC टाइप स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें यह भी बताया गया कि अगर हमारी मेन स्विच की करंट रेटिंग करंट के कुल उस मान के बराबर होगी जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, वोल्टेज रेटिंग सर्किट की वोल्टेज लाइन के बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है ना। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चीज़ें माइंड में रखनी है कि अगर आ जाए तो आप सही कर पाएँ। इसके बाद ये बताया गया यहाँ पर अगला है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड होती है इसकी पोल संख्या सप्लाई टाइप के अनुसार होती है। अगर हमारा सिंगल फेज सर्किट है तो वहाँ पर डबल पोल होगा, अगर 3 फेज सर्किट 3 वायर है तो 3 पोल, और अगर 3 फेज सर्किट 4 वायर है तो 3 पोल विथ न्यूट्रल लिंक, क्योंकि जो चौथा वायर होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल का ही होता है। अब बात करते हैं हम लोग साइज ऑफ कंडक्टर की, तो साइज ऑफ कहाँ पर कौन सा कितना कंडक्टर यूज होगा उसके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे फुल्ली चांसेस रहते हैं दोस्तों। इस पॉइंट को आप यहाँ पर याद करके रखिएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट यहाँ पर यह बताया गया है कि हमारा रूल फॉर मिनिमम साइज, यानी कि कितनी मिनिमम साइज होगी। जैसे अगर हमारी लाइट फैन सर्किट है तो वहाँ पर जो अगर हम लोग कॉपर का वायर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे होंगे, तो उसकी कितनी इतनी कम से कम इतनी माप होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर ये समझ लीजिए, पहला यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हमारा लाइट फैन सर्किट है, ठीक है ना, तो अगर वो कॉपर वायर है तो कॉपर वायर की जो मोटाई है वो 0.96 mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर एल्यूमिनियम का है तो उसका 1.5 mm स्क्वायर। अगर इसी प्रकार से अगर हमारा पावर सर्किट है तो कॉपर वायर जो है वो 1.93 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और एल्यूमिनियम वायर हमारा 2.5 मीटर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद ये भी बताया गया है कि अगर हमारा फ्लेक्सिबल वायर की जो माप होती है वो 0.40 mm स्क्वायर की होती है। हम लोग करंट कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, ये भी हमारा मेन फैक्टर होता है डिजाइनिंग में। और वोल्टेज ड्रॉप हमारे यानी कि कंडक्टर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये। अब देखिए दोस्तों, हम लोग सप्लाई लाइन में वोल्टेज कितना होता है ये सबसे बताइए कि अगर हमारी लो वोल्टेज सप्लाई लाइन है तो वहाँ पर वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है वो कितना होता है, और अगर हमारा हाई वोल्टेज लाइन है तो उसका ड्रॉप कितना होता है। दोस्तों यहीं से आपके MCQ भी चेक हो जाएंगे, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका कम ही डिस्कस होता है, लोग कम जिक्र करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखना दोस्तों कि अगर हमारा लाइट फैन सर्किट है, ठीक है ना, लाइट फैन सर्किट में कंडक्टर जो होता है उस पर जो हमारा वोल्टेज होता है वो 2% सप्लाई वोल्टेज +1 होता है, और अगर हमारा पावर सर्किट है तो उसमें 5% से दोस्तों अधिक नहीं होगा। दोस्तों ये हमारी इंटरनल वायरिंग के अंतर्गत का है, ये कोई ओवरहेड का नहीं है। यहाँ पर आप दोस्तों इस पॉइंट को याद रखना, मैं अभी से कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को याद रखना। यहाँ पर कोई ओवरहेड लाइन के लिए वही, और मैंने अभी पूछा भी आपसे कि ओवरहेड जो लाइन होती है उसमें हमारा लो वोल्टेज है तो वहाँ पर वोल्टेज का वेरिएशन कितना होता है, अगर हाई वोल्टेज है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो कितना होगा, और किस आई रूल्स में आता है। दोस्तों ये भी सभी लोग कमेंट्स में जल्दी से चैट में सबके आंसर आने चाहिए, सभी लोग देखते हैं आप लोग कितना आप लोगों को याद है, कहीं ना कहीं सभी लोगों के चैट में आंसर आने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, ठीक है। अब इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो इसमें यह बताया गया है कि जैसे एनर्जी मीटर होता है तो सबसे पहले हमारी पोल से जो हमारी सर्विस लाइन या फिर सर्विस कनेक्शन के थ्रू एनर्जी मीटर तक सप्लाई आ जाती है। अब एनर्जी मीटर के से
एनर्जी मीटर से सपोज ये आपका क्या एनर्जी मीटर है, अब इसी एनर्जी मीटर से आपके घर में जो भी होता है लाइट फैन मिक्सी जो भी होता है चारों तरफ सप्लाई दी जाती है, ठीक है ना। अब अगर हमारी कोई इंडस्ट्रियल लोड है तो इंडस्ट्रियल लोड के हिसाब से दे दी जाएगी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर हमारा एनर्जी मीटर के तुरंत बाद उपभोक्ता को मेन स्विच फ्यूज यूनिट होती है, हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर हमारा एनर्जी मीटर है तो एनर्जी मीटर के पहले क्या होता है, एनर्जी मीटर के बाद क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा सभी लोग। अगर आप कहीं पर नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिएगा। हमेशा याद रखिए कि एनर्जी मीटर के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों वो करते हैं एरियल फ्यूज का। किसका करते हैं, सभी को पता होगा, एरियल फ्यूज का प्रयोग करते हैं। और एनर्जी मीटर के तुरंत बाद हम लोग मेन स्विच फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मेन स्विच फ्यूज यूनिट का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो ये दो प्रकार से होता है, एक तो हमारा ट्री सिस्टम होता है, एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ वायरिंग की, यानी कि जो वायरिंग होती है कितने प्रकार से की जाती है दोस्तों, दो प्रकार से की जाती है। एक तो दोस्तों हमारी जंक्शन बॉक्स होती है, जिसे हम लोग दूसरा नाम इसको कहते हैं ज्वाइंट बॉक्स मेथड। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बॉक्स मेथड कहते हैं। दूसरा होता है लूप मेथड। अब देखिए इनमें सबसे किसमें क्या क्या एडवांटेज होता है ये भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर अब बात करूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जब भी हम कोई वायरिंग करने जा रहे हैं तो उसके क्या क्या पर्टिकुलर क्या क्या क्वालिटीज होंगी, क्या क्या सिलेक्शन के लिए उसमें हमें चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहला यहाँ पर ऑप्शन है सेफ्टी का है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, पहला तो एक सेफ्टी का है कि हमें प्रॉपर सेफ्टी देखनी पड़ेगी। इसके बाद उसकी मैकेनिकल प्रोटेक्शन किस तरीके से ये भी देखनी पड़ेगी। उसके बाद अपीयरेंस उसका कैसा है, किस प्रकार ऐसा तो नहीं है कि आपने जहाँ से मन चाहे तार लगा दिया कंड्यूट लगा दिया, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। हमें एक प्रॉपर उसका ये कैसे उसकी अपीयरेंस है, कैसे वो दिखाई दे रही, वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। परमानेंसी कब तक वो चलेगी, ड्यूरेबिलिटी, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। इसके बाद उसकी इनिशियल कॉस्ट, प्रारंभिक लागत कितनी आ रही है। उसके बाद मेंटेनेंस में कितनी कॉस्ट, पता चले इनिशियल कॉस्ट तो कम है लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकता है कम है लेकिन इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक्सेसिबिलिटी यानी कि उसे कितनी जल्दी से कितनी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। ये सब चीज़ें किसी भी वायरिंग को डिजाइन करते हुए ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं वायरिंग का अरेंजमेंट की। तो दो प्रकार से होता है, एक तो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट होता है, एक होता है सब डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है सर्किट अरेंजमेंट। तो ये हमारे होते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। किसका दोस्तों, एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग का। देखिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में है तो आप देखिए, आप अभी भी आपके पास टाइम है, आपके पास 2 दिन है। आप चाहेंगे तो आप हमारे 18 जो मैंने लेक्चर क्लासेस पढ़े हैं एमसीक्यू के, वो भी पूरे अच्छे थे। इस क्लास के देखने के बाद आप सभी लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा वहाँ से पॉइंट्स कुछ भी और एक्स्ट्रा वो भी है वहाँ पर नहीं। जैसे अभी यहाँ पर वायरिंग को देखो, अब वायरिंग वहाँ पर मैंने जो बताया वायरिंग को और ज़्यादा ओपन कर दिया और ज़्यादा डिस्क्राइब किया। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स तरीके का एज अ रिवीजन क्लास, एज अ मैराथन क्लास यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। जो चीज़ें एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बात करते हैं हम लोग एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग की। तो पावर वायरिंग एक्चुअली में क्या होता है, तो लाइट फैन लोड के अतिरिक्त सभी प्रकार के जो इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं, चाहे वो घरेलू कार्यों में हो अथवा औद्योगिक कार्यों में, पावर लोड की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। इस बात को हमेशा याद रखना कि लाइट फैन के अलावा चाहे घरेलू हो, चाहे कोई व्यावसायिक हो, चाहे औद्योगिक हो, वो सारे के सारे आपके पावर लोड की श्रेणी में आते हैं। इस बात को याद रखना। जैसे आपके घर पे कोई हो सकता है आपके घर पे हीटर है, तो दोस्तों हीटर आपका पावर लोड पे ही आएगा। ऐसा नहीं कि आप अब घर के अंदर हैं तो उसे लाइट फैन, तो वो किस में आएगा, तो उसकी जो वायरिंग डिसाइड होगी वो पावर वायरिंग के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, ठीक है। बात करते हैं हम लोग दोस्तों कि पावर लोड के लिए की जाने वाली वायरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पावर वायरिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ हो सकता है डेफिनेशन इस तरीके की फ्रेम हो जाए। बात करते हैं विद्युत मोटर को, इसी प्रकार की अन्य इलेक्ट्रिकल मशीनों को वायरिंग हेतु सामान्यतः सरफेस कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस पॉइंट को याद रखना, यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको कौन से प्रयोग। देखिए दोस्तों, 2 तरीके का ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी घुमा के आया है कि जो हमारे वर्कशॉप होती हैं उसमें से किस प्रकार की वायरिंग का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर भी याद रखना, वो दोस्तों वर्कशॉप पे हम लोग सरफेस कंड्यूट वायरिंग का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहीं से भी हमें कनेक्शन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। या फिर दूसरी तरीके से ऐसे कि विद्युत मोटरों में इसी प्रकार के अन्य इलेक्ट्रिक मशीनों के प्रयोग के लिए हम लोग सामान्यतः सरफेस कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग करते हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन से हमारे आई रूल्स होते हैं उनको भी साथ में देख रहे हैं। पहला हमारा यहाँ पर आई रूल्स है 50, कि कैसे हम लोग सप्लाई होता है और यूज ऑफ हाई एनर्जी, जो सप्लाई होती है उसका, और हाई एनर्जी उसको कैसे यूज करते हैं, यूज ऑफ एनर्जी। हमारा 51 यहाँ पर रूल बता रहा है कि मीडियम हाई तथा बहुत हाई वोल्टेज संस्थापन के लिए उपयोगी नियम कौन कौन से होते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर ये बता रहा है कि दोस्तों कि किसी भी स्विच बोर्ड के आगे 0.914 मीटर से कम स्थान ना हो।
ठीक है। यानी कि सिंपल से समझिए कि अगर हमारा कोई स्विच बोर्ड है तो उसके आसपास कितना 0.91 मीटर का सामने क्या स्थान खाली होना चाहिए। यदि स्विच बोर्ड के पीछे कोई न्यूड वायर या आगे पीछे कोई निकला हुआ है कोई, तो उसके पीछे का स्थान उस कंडक्टर से आगे निकले भाग से या तो 0.229 मीटर से कम या 0.75 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि स्विच बोर्ड के पीछे का स्थान 0.762 मीटर से अधिक है, चौड़ा है, तो स्विच बोर्ड के दोनों किनारों से 1.829 मीटर ऊंचाई तक साफ रास्ता होना चाहिए। तो ये सारे आपको पॉइंट्स याद में रखने हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों पावर वायरिंग के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, उनको यहाँ पर देख रहे हैं। पहला यहाँ पर बताया गया कि जो पावर वायरिंग होती है उसके लिए महत्वपूर्ण नियम क्या क्या होते हैं। तो पावर वायरिंग में प्रयुक्त स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आदि लकड़ी के बोर्ड पर नहीं होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना, किस पर होते हैं, आयरन प्लेट पर होते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद है पावर वायरिंग पे हम लोग लकड़ी का बोर्ड प्रयोग नहीं करते हैं। आर्म्ड तथा रिजिड कंड्यूट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर फ्लेक्सिबल नहीं, हम लोग यहाँ पर आर्म और रिजिड कंड्यूट का प्रयोग करते हैं। कंड्यूट पाइप के अंदर कंडक्टर में लूप व जोड़ नहीं देना चाहिए, ये भी हमेशा याद रखिए। जो कंड्यूट पाइप के अंदर जो कंडक्टर होते हैं उसमें लूप व जोड़ नहीं देना चाहिए। एक कंड्यूट में एक ही वायरिंग होनी चाहिए। स्टार्टर व मोटर टर्मिनल के बीच फ्लेक्सिबल कंड्यूट 1.25 मीटर की प्रयोग करनी चाहिए। देखो नॉर्मल में तो हमें रिजिड प्रयोग करनी है, लेकिन स्टार्टर टर्मिनल और मोटर के टर्मिनल के बीच हमें फ्लेक्सिबल कंड्यूट का प्रयोग करना चाहिए, और उसकी जिसकी मैक्सिमम लंबाई 1.25 मीटर हो सकती है। पावर वायरिंग में 1.93 mm² कॉपर तथा 2.5 mm² एल्यूमिनियम कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। मोटर दो जगह पर अर्थ होनी चाहिए, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। अगर सभी लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो क्लास को वो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर लेना, ठीक है। बात करते हैं मोटर करंट की गणना की। तो दोस्तों डीसी मोटर की जो इनपुट करंट होती है उसको किस प्रकार से निकालते हैं, तो क्यू यहाँ पर है क्यू अपान ईटा इंटू वी होता है। इसी प्रकार से अगर हमारी सिंगल फेज की मोटर है तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाए, क्योंकि एसी आ गया तो यहाँ पर पावर फैक्टर आ गया, सिंपल से, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी तरीके का हमारा थ्री फेज का है, तो थ्री फेज में दोस्तों क्या होता है, थ्री फेज में होता है आई बराबर क्यू अपान ईटा √3 वी कॉस थीटा, ठीक है ना। इस तरीके से, क्योंकि जो हमारी इनपुट करंट अगर निकल आएगी तो उसकी जो वायरिंग, क्योंकि वायरिंग में कहीं ना कहीं हमें जो हमेशा याद रखना दोस्तों, जो हमारी वायरिंग होती है, मैं यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना, जो हमारा वायर कितना मोटा है, यानी कि किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन की जो डिसाइड है तो वो हम लोग करंट की बेस को देखकर डिसाइड करते हैं, और उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा है, ठीक है ना, किसी भी वायर के, तो वो डिसाइड किया जाता है कि कितना हमारा वोल्टेज है उस तार पे, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पावर वायरिंग करते समय हमें यहाँ पर यानी कि मोटर कितनी करंट ले रही है ये भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है ना। बात करते हैं कि अगर हम लोग अगर कोई मोटर है वहाँ पर अगर वहाँ एचपी के हिसाब से आपको कितना उसकी कितनी इफिशिएंसी होगी और पावर फैक्टर कितना होगा, मैंने इंक्लूड कर दिया, हो सकता है आए ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो है ही। बात करते हैं हम लोग अगर हमारी 1 HP से कम मोटर है तो उसकी दोस्तों उसकी जो इफिशिएंसी होती है दोस्तों वो कितनी होती है, तो दोस्तों वो होती है हमारी 0.5 से 0.65, और पावर फैक्टर हमारा होता है 0.6 होता है। इसके बाद 1 HP से 2.5 HP तक 0.7 से 0.75 तक, और पावर फैक्टर होता है 0.7। अगर 2.5 से 5 HP की है तो 0.75 से 8, और इसी तरीके पावर फैक्टर हमारा 0.75 से 0.8 तक होता है। 5 HP से 20 HP तक 0.8 से 0.85 तक, और पावर फैक्टर हमारा कितना होता है 0.8 होता है। इसी तरीके से हमारा 20 HP से अगर अधिक है तो हमारी इफिशिएंसी बढ़ जाती है 0.85 से 0.90, और पावर फैक्टर होता है 0.8, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि मोटर की जो स्टार्टिंग करंट है, मैंने यहाँ पर जब पहला ही चैप्टर मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट, उसमें बताया जो मोटर की जो स्टार्टिंग करंट कितनी होती है वो हमारी 5 से 8 गुना होती है। किसकी, फुल लोड करंट की कितनी होती है, 5 से 8 गुना होती है, ठीक है। केबल की माप जो हमारी होती है सामान्यतः माप कितनी होती है, 1.5 गुना होती है। अगर हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो 3961 पार्ट सेकेंड 1967 के अनुसार निश्चित ग्राउंड टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब होता है वातावरणीय टेम्परेचर, ठीक है, और मैक्सिमम कंडक्टर टेम्परेचर, सॉयल थर्मल कंडक्टिविटी और लेइंग डेप्थ होना चाहिए, ठीक है ना। एक प्रॉपर ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है जब भी हम लोग पावर वायरिंग करते हैं। मेन स्विच की माप पावर वायरिंग के लिए 15 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए, करंट का मान इससे कम नहीं हो सकता है। कंड्यूट 3 मीटर से 5 मीटर तक की लंबाई में उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये फिर से वही आ गया कि कहाँ पर कौन से स्टार्टर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये मोटर वाला पावर वायरिंग है तो ये चीज़ें मुझे दोबारा से बताना ज़रूरी है। तो 2 HP अगर 2 HP कह दिया, फिर 5 HP तक भी आता है तो हम लोग DL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। 15 HP तक की मोटरों के लिए हम लोग स्टार डेल्टा, और अगर इससे ज़्यादा है तो हम लोग यानी कि 20 HP के लगभग ऊपर है तो हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्लिपिंग इंडक्शन मोटर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग
करते हैं, ये चीज़ें आपको याद में रखनी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग किसी सर्किट में लगाए जाने वाला फ्यूज, कंडक्टर आदि उस सर्किट पर स्थित मोटर की रेटिंग पर निर्भर करता है। सिंपल सा वही चीज़ें मैंने देखो क्यों, क्योंकि जैसे अब रेटिंग पे किस वजह से डिसाइड करता है, क्योंकि जैसे मोटर पे कितनी करंट ले रही है और करंट के हिसाब से हमारी फ्यूज की रेटिंग होती है और उसी हिसाब से हमारे कंडक्टर का साइज भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं किसी मोटर यानी कि जो हमारा मोटर होती है उसकी रेटिंग पर डिसाइड करता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग पावर सर्किट की। तो पावर सर्किट में क्या होता है कि पावर सर्किट इंस्टॉलेशन में कुछ मेन यहाँ पर पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। मोटर को दीवार से 70 सेंटीमीटर के हट, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, कि हमेशा मोटर को दीवार से 70 सेंटीमीटर के हट से और फर्श से 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक रखा जाता है। यानी कि सिंपल समस्या समझिए कि आप ज़मीन के ऊपर ऐसे मोटर को नहीं रख सकती, उसके लिए एक आपको प्रॉपर फाउंडेशन की आवश्यकता होती है और वो फाउंडेशन की ऊंचाई 20 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। वायरिंग 3 कोर केबल का प्रयोग होती है जो कि 20 सेंटीमीटर गहराई तक की ट्रंच का मतलब होता है खाई, गड्ढा, उस पर होती है। मोटर स्विच व स्टार्टर के बीच एक कनेक्शन फ्लेक्सिबल कंड्यूट द्वारा होता है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा यहाँ पर चैप्टर आ रहा है, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइनों का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, उसके क्या क्या यहाँ पर कितने उससे संबंधित आई रूल्स है, ये सारा का सारा हम ये यहाँ पर डिसाइड करें, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइनों का जो एस्टिमेशन होता है वो कैसे होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सब चीज़ जो ध्यान में रखनी है, तो वो सारा का सारा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे।